वीरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग सीधे साधे और मेहनती थे, लेकिन इस गांव में एक अजीब सी बात थी। हर साल बरसात के मौसम में एक दो लोग गायब हो जाते थे। लोगों का मानना था कि जंगल में कोई भूत प्रेत या आदमखोर जानवर रहता है जो उन्हें खा जाता है। गांव के किनारे पर एक बूढ़ा किसान रहता था। नाम था भैरों काका। उम्र लगभग 65 साल। अकेले रहते थे और कभी किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। उनके खेत सबसे हरे भरे और उपजाऊ थे, जबकि बाकी गांव के खेत सूखे और बंजर होते जा रहे थे। भैरव काका का खेत गांव वालों के लिए हमेशा एक पहेली रहा। किसी को यह समझ नहीं आता था कि जब बारिश एक जैसी होती है, मिट्टी एक जैसी है, तो उनके खेत ही क्यों लहलहाते हैं। कुछ लोग कहते कि भैरव काका जादू टोना जानते हैं, कुछ कहते कि उन्होंने कोई तांत्रिक से पूजा करवाई है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। भैरव काका रात में अपने खेत में खुदाई करते थे और अगले दिन उनकी फसलें और भी हरी हो जातीं। एक रात गांव के दो लड़के, मनोज और राजू, यह देखने गए कि आखिर रात में भैरव काका क्या करते हैं। दोनों दूर पेड़ के पास से देखने लगे। भैरव काका अपने खेत में एक गड्ढा खोद रहे थे और एक भारी बोरियों को उसमें डाल रहे थे। जब बोरियां खुलीं तो उनमें इंसानों के अंग थे। मनोज और राजू की रूह कांप गई। उन्होंने देखा कि भैरव काका उन शवों को खेत में खाद की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। यही कारण था कि उनकी फसल इतनी उपजाऊ थी, इंसानी मांस और खून से। असल में भैरव काका एक आदमखोर किसान थे। वह बारिश के मौसम में जंगल के रास्ते गांव वालों को बुलाते थे, कभी यह कहकर कि उनकी गाय खो गई है, कभी यह कहकर कि कुछ खास जड़ी बूटी मिली है। फिर वह उन्हें मारकर अपने खेत में गाड़ देते थे। यह सब जानकर मनोज और राजू डर के मारे चुपचाप लौट आए, लेकिन उन्होंने गांव में किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उन्हें डर था कि भैरव काका उन्हें भी मार देगा। गांव में धीरे धीरे यह अफवाह फैलने लगी कि भैरव काका के खेतों में कुछ रहस्यमय है, लेकिन कोई कुछ कह नहीं पाता था। भैरव काका बूढ़े जरूर थे, लेकिन बहुत ताकतवर और चालाक थे। उन्होंने गांव के सरपंच तक को धमका दिया था कि अगर किसी ने उनके खेत के पास भी कदम रखा तो अंजाम बुरा होगा। लोग डर के मारे चुप थे, लेकिन हर साल एक न एक आदमी गायब होता रहा। एक दिन गांव में एक नया मास्टर जी आए। नाम था नरेश मिश्रा। वह पढ़े लिखे, समझदार और निडर थे। बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ वह गांव की समस्याओं में भी रुचि लेने लगे। जब उन्होंने सुना कि हर साल एक आदमी गायब होता है और किसी को कोई सुराग नहीं मिलता, तो वह चौंक गए। उन्होंने गांव के लोगों से बातचीत शुरू की, लेकिन सभी डर के मारे चुप थे। तब मनोज और राजू ने हिम्मत करके मास्टर जी को सारी बात बता दी। उन्होंने वो रात का सारा मंजर मास्टर जी को बताया। मास्टर जी ने तय किया कि अब और नहीं। उन्होंने पास के शहर में पुलिस को खबर दी और पूरा सबूत जुटाया। उन्होंने मनोज और राजू से गवाही देने को कहा और गांव के कुछ बुजुर्गों को भी मनाया। एक रात पुलिस गांव आई, लेकिन छुपकर। मास्टर जी और पुलिस ने मिलकर भैरव काका के खेतों की खुदाई की। वहां से हड्डियां, कपड़े और इंसानी अंग निकले। भैरव काका को गिरफ्तार कर लिया गया। भैरव काका ने पूछताछ में सब कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि उन्हें बचपन में एक तांत्रिक ने सिखाया था कि इंसानी मांस से खेत उपजाऊ होते हैं। पहले उन्होंने शिकार जंगल से किए, फिर धीरे धीरे गांव वालों को मारने लगे। उनकी आत्मा लालच और पाप से अंधी हो गई थी। गांव में सनसनी फैल गई। लोग हैरान थे कि जिसे वह अकेला और सीधा समझते थे, वह इतना बड़ा राक्षस निकला। भैरव काका को उम्र कैद की सजा हुई। उनके खेत सरकार ने जब्त कर लिए और वहां एक वीरपुर शहीद स्मारक बनाया गया। मास्टर जी की बहादुरी के लिए उन्हें राज्य सरकार ने सम्मानित किया। गांव वालों ने उन्हें सरपंच बना दिया। उन्होंने गांव में शिक्षा, विज्ञान और नैतिकता को बढ़ावा दिया। यह कहानी से हमें ये सीखने को मिलती है कि लालच इंसान को हैवान बना सकता है। अंधविश्वास और तंत्र मंत्र के पीछे भागने से तबाही आती है। चुप्पी अपराध को बढ़ावा देती है। सच और साहस ही सच्ची विजय दिलाते हैं। अब वीरपुर एक शांत और खुशहाल गांव है। वहां के बच्चे मास्टर जी से सीखते हैं कि सच बोलना और अन्याय के खिलाफ लड़ना सबसे बड़ा धर्म है। मनोज और राजू अब गांव के युवा नेता हैं और समाज सेवा में लगे हुए हैं। और भैरव काका, वह अब जेल में है, अपनी की हुई गलती की सजा काटते हुए। उनकी कहानी एक चेतावनी बन चुकी है कि लालच में इंसान कभी कभी शैतान भी बन सकता है।
भैरव काका अब जेल में थे, लेकिन उनकी आत्मा अब भी पश्चाताप से दूर थी। वह खुद को गलत नहीं मानते थे। उन्हें लगता था कि उन्होंने सिर्फ अपने खेत को उगाने के लिए बलि दी थी, जो कि किसी जमाने में एक परंपरा रही थी। जेल के अंदर उन्होंने कई कैदियों को अपने विचारों से प्रभावित करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उसने जेल के कुछ भ्रष्ट पहरेदारों को भी खरीद लिया। अब जेल में एक अदृश्य खतरा मंडराने लगा था। वीरपुर गांव अब शांत था, लेकिन एक दिन एक अजीब घटना हुई। मास्टर नरेश मिश्रा के खेत में अचानक रात को आग लग गई। कुछ फसलें जल गईं और खेत के पास एक पत्र मिला। जो बीज मैंने बोए उसे मिटा नहीं सकते, मैं फिर आऊंगा। गांव में फिर से डर फैलने लगा। कुछ लोगों को शक हुआ कि भैरव काका अब भी अपने समर्थकों से गांव को डराने की कोशिश कर रहे हैं। मास्टर जी ने यह तय किया कि वह इस डर को खत्म किए बिना चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने पुलिस से अनुरोध कर जंगल की गहरी जांच शुरू करवाई। एक दिन एक पुराना कुआं मिला जो सूखा और टूटा हुआ था। कुआं खुदवाया गया तो नीचे से दर्जनों नरकंकाल निकले। भैरव काका की दरिंदगी इससे भी ज्यादा भयानक थी जितनी पहले सोची गई थी। जांच के दौरान पुलिस को एक और चौंकाने वाला सुराग मिला। गांव से बहुत दूर पहाड़ी इलाके में एक तांत्रिक भैरव बाबा रह रहा था, जिसके बारे में भैरव काका ने एक बार बयान में जिक्र किया था। कहा जाता था कि वही तांत्रिक उसे इंसानी खाद के रहस्य में लेकर आया था। भैरव बाबा को पकड़ने के लिए एक विशेष दस्ते की टीम भेजी गई, लेकिन वह जंगल के भीतर रहस्यमय गुफा में रहता था, जहां पहुंचना आसान नहीं था। जब टीम गुफा में पहुंची तो वहां अजीब सी गंध फैली थी। दीवारों पर तंत्र मंत्र के चित्र बने हुए थे और जगह जगह मानव हड्डियां पड़ी थीं। एक बड़ी से चबूतरे पर बैठे थे भैरव बाबा। पुलिस के पहुंचते ही उन्होंने आग के गोले फेंकने शुरू कर दिए, लेकिन मास्टर जी की सूझबूझ से एक नया तरीका निकाला गया। गांव के पंडित की मदद से एक विशेष पूजा कर गुफा की शक्ति को निष्क्रिय किया गया और भैरव बाबा को गिरफ्तार किया गया। भैरव बाबा ने पूछताछ में बताया कि उसने कई ग्रामीणों को बेवकूफ बनाकर उन्हें नरबली के लिए तैयार किया था। भैरव काका उन्हीं में से एक था जो पूरी तरह से उसके प्रभाव में आ गया था। वह उसे धरती का देवता बनाने का सपना दिखाता था। उसने यह भी बताया कि उसने कुछ और किसानों को भी ऐसी शिक्षा दी थी जो अब देश के अन्य हिस्सों में रह रहे हैं। एक बड़ा खतरा पूरे देश में फैल सकता था। राज्य सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और एक विशेष जांच आयोग गठित किया। पूरे राज्य में ऐसे बाबाओं, तांत्रिकों और संदिग्ध किसानों की छानबीन शुरू हो गई। वीरपुर को इस पूरे अभियान का केंद्र बनाया गया। गांव को एक मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जाने लगा। विज्ञान और नैतिक शिक्षा को गांव की संस्कृति का हिस्सा बनाया गया। मास्टर नरेश मिश्रा ने अब ठान लिया था कि वह पूरे जिले में भ्रमण करेंगे और लोगों को तंत्र मंत्र, अंधविश्वास और लालच के खिलाफ जागरूक करेंगे। उन्होंने एक अभियान शुरू किया, सत्य की खेती, जीवन की बुनियाद। इस अभियान में राजू और मनोज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगे। राजू अब एक शिक्षक बन गया था और मनोज कृषि वैज्ञानिक बनने की तैयारी कर रहा था। गांव में अब जैविक खेती, सौर ऊर्जा, शिक्षा और सामूहिक प्रयासों से विकास की एक नई लहर आई। सरकार की मदद से एक स्कूल, अस्पताल और एक कृषि अनुसंधान केंद्र भी बनाया गया। गांव के बच्चों को अब यह सिखाया जाता था कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है और किसी भी उपज, विकास या सुख के लिए किसी की जान लेना सबसे बड़ा पाप है। भैरव काका अब बुजुर्ग हो चुके थे। जेल में वह एकांत में रहते थे, लेकिन एक दिन मास्टर जी ने जेल जाकर उनसे मुलाकात की। भैरव काका रो पड़े। उन्होंने कहा, मैंने अपनी आत्मा को मिट्टी से भी नीचे गिरा दिया मास्टर, पर तुमने जो गांव को सिखाया वह शायद मेरे जीवन की सबसे बड़ी हार और वीरपुर की सबसे बड़ी जीत है। मास्टर जी ने उन्हें माफ तो नहीं किया, लेकिन उन्हें समझा दिया कि अब भी वह प्रायश्चित कर सकते हैं, बाकी कैदियों को सही राह दिखाकर। भैरव काका ने जेल में ही एक बागवानी कोर्स शुरू किया और अब जैविक खेती सिखाने लगे। इस कहानी का विस्तार यह सिखाता है कि अपराध कभी छुपा नहीं रहता, चाहे वह कितना भी गुप्त क्यों ना हो। अंधविश्वास और
लालच मानवता को सबसे नीचे गिरा सकते हैं। शिक्षा, साहस और सच की शक्ति सबसे बड़ी होती है। हर व्यक्ति में बदलाव संभव है, अगर वह सच्चे मन से प्रायश्चित करे।